हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट की। बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब तक हमने कवर किए, और आज एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से हम पहले भी इसको पंचायती राज को पढ़ चुके हैं, नगर पालिकाओं को पढ़ चुके हैं। और बच्चों, आपके मेंस में एंड पीटी में स्पेशली आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वह हमेशा यहां से मिल जाते हैं। प्रीलिम्स में आपको हमेशा यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। मेंस में आप देखेंगे कि करंट अफेयर से जोड़ते हुए क्वेश्चंस जो है वह पूछे जाते हैं लोकल गवर्नमेंट को लेकर। तो चलिए बात करेंगे इसकी, हम जानेंगे किस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो याद रखना, हम भारत का जो संविधान वाली बुक है इसको पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, और इसमें आज जो हमारी चर्चा है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का देखिए, कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्लासेस के बाद आपकी ये 2 क्लासेस और बची हैं, एक तो लिविंग डॉक्यूमेंटिंग फिलॉसफी बच्चों। इसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लास जो है वह आपकी ऑल ओवर लाइव क्लास ले ली जाए, जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है पॉलिटी का, एक बार हम केवल उसको झलक देखेंगे कि हमने अब तक उसमें क्या पढ़ा, उन क्लासेस में आपको कैसे वो यूज करनी है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। बट उसके पहले आपको प्रॉपर एक फील आ जाए कि हाँ, आपका जो पॉलिटी है वह कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए क्लास करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर अभी पॉसिबल नहीं हुआ तो किसी दिन संडे को करेंगे, बट क्योंकि जरूरी है बच्चों। तो देखो, लोकल गवर्नमेंट में स्पेशली हम बात करेंगे 73rd एंड 74th जो आपका अमेंडमेंट है उसकी। प्रीवियस ईयर के काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले आप सभी पढ़ चुके हैं, कुछ बातें मैं बता देती हूं आपको कि अब तक जो हमने पढ़ा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 73, 74 को मैं बता चुकी हूँ। आज थोड़ा सा और विस्तार से, थोड़ा सा डेप्थ से हम चर्चा करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2011 में पूछा गया था। ठीक है, 2011 में ये जो प्रश्न है बच्चों आपका पूछा गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो खैर, ये थोड़ा सा टफ है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताऊंगी जब अभी कुछ पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए, पेसा एक्ट भी पहले मैं पढ़ा दूंगी तब बताऊंगी आपको। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये 2013 में पूछा गया था। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, हु शैल बी अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और बोथ। तो यहां पर क्या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या तहसीलदार, या ब्लॉक लेवल, या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर ग्राम सभा? सो ये जो अथॉरिटी है वह किसको है? ग्राम सभा की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जब मैं शुरुआत करूंगी इस चैप्टर की, और शुरुआत में ही हम देखेंगे कि आखिर क्यों हम एक डेमोक्रेसी में केवल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर ही केवल गवर्नमेंट या उसके जो लेवल है वह करके ये नहीं सोच सकते कि भाई अब जो है वह पूर्ण लोकतंत्र हो गया या फिर फुल पार्टिसिपेशन हो चुका है लोगों का, बल्कि हमें जरूरत होती है कि हम एकदम बेस लेवल पर, एकदम बेसिक लेवल पर, जैसे कि गांव है ना, तो यहाँ पर जो लोगों की भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन, वह बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, आखिर अगर हम मूल उद्देश्य की बात करें पंचायती राज सिस्टम के, ये क्या श्योर करता है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोगों का पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो इसमें ज्यादा सही आपको क्या लग रहा है? देखो, जब हम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि राजनीतिक जवाबदेही तय करता है, इसका इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और ना ही फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन से। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है कि लोगों की भागीदारी एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जरूरी है कि सभी लोगों की भागीदारी हो, अगर तो ऐसे में नगर पालिकाओं और जो पंचायत है उसके माध्यम से लोगों की जो प्रत्यक्ष भागीदारी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है बच्चों। सो 1 और 3 इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, 2017 में क्वेश्चन पूछा, क्या था क्वेश्चन में? 15 में जो क्वेश्चन पूछा था कुछ वैसे ही नहीं दिख रहा आपको। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, क्या था क्वेश्चन में? एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन है। फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेफिनेटली कि अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो 15 में जो क्वेश्चन आया बस थोड़ा सा उसकी शक्ल बदल दी गई, बाकी क्वेश्चन वही है, ऑप्शन नंबर बी है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक है मेंस का क्वेश्चन
इस मेंस के क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि ये जो प्रश्न है बच्चों ये रिसेंटली 2020 में आया हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्ट्रेंथ ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया has shifted from their formative phase of the functions and functionaries and fun to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent time. भारत में स्थानीय जो संस्थान है उनकी शक्ति का निर्वाह उनके कार्यकर्ता और निधियों के प्रारंभिक चरण से कार्यात्मकता के समकालीन चरण में स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, हाल ही के दिनों में इनकी कार्यक्षमता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चुनौतियां आई हैं उसके प्रयास वो बताने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि इसको लिखने की कोशिश करना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चों आप इसको लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है? चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बच्चों अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें कि रिसेंट टाइम में आखिर क्या चैलेंजेस है, देखो कभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें या तो आपसे चैलेंजेस पूछे जाते हैं या और उसके सुझाव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये 2-3 बातें आपको जरूर देखनी है। और स्पेशली मेंस पर्पज से, जैसे कि आप कोई भी योजना पढ़ेंगे, मान लीजिए आप आयुष्मान भारत योजना को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप शिक्षा से संबंधित कोई योजनाओं को पढ़ रहे हैं, आप वुमेन से संबंधित कोई योजनाओं को पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है। बिकॉज आप उसका पार्ट होने वाले हो, है ना। बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर लगाया मैंने, सभी बच्चों को नहीं कह रही हूं मैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं बच्चों तो आपको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पार्ट है तो आप सोल्यूशन वाला पार्ट होने वाले, तो आपको चुनौतियां, संभावनाएं क्या उसका एक वे फॉरवर्ड है वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए कुछ इसमें जैसे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, तो अगर हम इसकी मेन जो डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, क्रिटिकली चैलेंजेस की बात करें, तो जैसे कि एक चैलेंज आपका यहाँ पर हो सकता है सबसे फर्स्ट कि जो हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर हमने लोकल बॉडीज बना दी हैं। 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73वां 74वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से हमने संवैधानिक स्थिति भी प्रदान कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में पहले से था, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो पहले शुरुआत में तो आप लिख दे कि भाई एक लोकतंत्र में जरूरी है ताकि लोगों की जो भागीदारी है बेसिक स्तर से, उसके लिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक आध उद्देश्य लिख दिया, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिखा। तो बेसिकली जो ये रिसेंटली चैलेंजेस फेस करती है कि जैसे कि हम डिपेंडेंस की बात कर लें, डिपेंडेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, ठीक है, तो इसकी जो निर्भरता है ना, डिपेंडेंस, ठीक है, चाहे कोई और भी गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स हो या फिर कोई और फाइनेंशियल। सेकंड हम देखें कि इसमें बच्चों अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो एक जो अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन है, अनियोजित जो शहरीकरण है, ठीक है, ये इसके लिए एक समस्या उत्पन्न करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, ठीक है, जो इनके पास प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। इनको जो और हम देखेंगे बच्चों कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसका एक्सेसिव कंट्रोल है। स्टेट का जो है, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये जितना होना चाहिए उतना ना होकर उससे ज्यादा है ना। तो यहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल है इन लोकल बॉडीज पर स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये स्वायत्तता, अगर इनको ऑटोनॉमी दी गई है तो उसका तो हनन है एक तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखें कि भले हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, बट कितने ऐसे लोग हैं कि हम नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के अगर हम जगह रह रहे, कहीं ना कहीं तो हम आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम नगर में हैं, अगर हम किसी आबंद जगह पर हैं तो फिर हमारे यहाँ या तो नगर पालिका होगी, नगर निगम होगी, इस तरह के बोर्ड होंगे, म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राम पंचायत में आते हैं तो फिर लेकिन हमारी भागीदारी उसमें कितनी, आप अपने वार्ड मेंबर के सिलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए कब गए हैं? हो सकता है कुछ लोग जाते हो, बट कितने लोग? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम लेवल की बात करें ना पार्टिसिपेशन की, तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल है।
लोगों का जो पार्टिसिपेशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे वोट से कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ये कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस है। तो देखो कभी भी कोई भी, चाहे अभी तो हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं, पंचायतों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा इशू है। तो करंट अफेयर में, करंट सिनारियो में क्या इसकी पोजीशन है, क्या क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस, और अगर मान लीजिए कोई कमेटी बनी है, किसी ने सिफारिश की कि नहीं इसमें ये जो रिफॉर्म्स है वह होने चाहिए, वो आप वे फॉरवर्ड या इन सब चीजों में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे और शुरू करते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय शासन सरकार, स्थानीय सरकार। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो हम देखेंगे कि जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, एंड भारत ने इसके लिए क्या प्रयास शुरू से ही किए हैं। तो हमें स्थानीय सरकार क्यों चाहिए, वाई लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्यों आखिर हमें जरूरत होती है स्थानीय शासन की। क्या केवल केंद्र या राज्य के स्तर से नहीं हो सकता, तो स्थानीय सरकार क्यों हमें चाहिए, इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। और बच्चों इसी से जो आपने 2015 एंड 2017 का जो क्वेश्चन आपने देखा है ना, वो इसी से था, इसी पॉइंट से था, ठीक है। जो PYQ आपने देखा है वह इसी पॉइंट से था। सेकंड हम इसमें देखेंगे कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है वह कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन था इसका फादर, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। शुरुआत कहां से होती है भारत में स्थानीय शासन की, भारत में स्थानीय शासन का विकास, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें थर्ड देखेंगे, सरकार हमें क्यों चाहिए, ठीक है, इसका विकास जो है वह कैसे हुआ। तीसरा हम देखेंगे बच्चों की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो है वह किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इन संस्थाओं का, उसको हम देखेंगे। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, ठीक है। हम देखेंगे कि इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी हो या फिर कोई और भी जो अशोक मेहता कमेटी बनी है, ठीक है, इन सारी कमेटीज ने क्या क्या सिफारिश की, और लास्ट में वो कौन सी ऐसी मुख्य कमेटी बनी थी जिसने कहा कि भाई जो संवैधानिक दर्जा है वह दिया जाना चाहिए। और पहले हमने ये जो दर्जा है वह क्यों नहीं दिया था, उसके कुछ कारण जो है वह जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर अंबेडकर जो है वह बताते हैं, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें प्रोविजन देखने हैं वो है कि 73rd एंड जो 74th जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि 73rd जो था, इसमें क्या क्या स्पेशल प्रोविजन किए गए, तो वो 4-5 प्रोविजन हमें समझ लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसमें 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई, 3 स्तरीय व्यवस्था की, 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर स्ट्रक्चर की बात करें, गवर्नमेंट नहीं संरचना है ना, तो हम संरचना को देखेंगे तो 3 स्तरीय बनावट। सेकंड हम इसमें देखते हैं
कि रिजर्वेशन केस में क्या प्रावधान किए गए हैं, और यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था स्पेशली फॉर वुमेन्स को लेकर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि विषयों का जो हस्तांतरण है वह कैसे किया गया था, कैसे ये बताया गया था कि अब ये जो विषय है वह स्टेट के नहीं है, अब ये जो विषय है वह या लोकल गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, और यहाँ पर पंचायतें और जो नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटी, उनके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, ट्रांसफर, और ये जो पावर है वह किसको है। तो यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि चूंकि सभी जगह भारत में एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, क्यों, क्योंकि राज्यों को यह तय करना होता है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वह हमें हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देनी है, और इसी वजह से अलग अलग होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे बच्चों कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, स्टेट, इनकी क्या स्थिति है। यहां से क्वेश्चन दोनों जगह से आ चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड 5 है स्टेट फाइनेंस कमीशन, कमिश्नर है ऊपर, और यहां पर राज्य वित्त आयोग है कमीशन। ठीक है, तो ये है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूरा टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट जब हम बात करते हैं कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, तब हमें इसका एक आंसर ये मिलता है बच्चों कि अगर हम अपने देश में बात करें तो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत जरूरत होती है कि केवल हम सेंट्रल और स्टेट नहीं, बल्कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां दे दे कि एटलीस्ट वो अपने यहाँ के मुद्दे देख ले। क्योंकि केंद्र सरकार, देखो, योजना आयोग की सबसे बड़ी अप्रासंगिकता जो है कि उसका अगर महत्व कम हुआ, उसके पीछे जानते हो क्या कारण था कि अगर मान लो दिल्ली में किसी मंत्रालय में किसी जगह पर बैठकर कोई एक नीति ऐसे गांव के लिए बनाई जा रही है और पता ही नहीं है कि उस गांव में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी मतलब यहां पर यह माना जाता है कि स्थानीय सरकार, इसलिए क्योंकि जो वहां के लोग हैं ना, उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि वहां पर क्या समस्या है और आखिर उसका एक सोल्यूशन क्या है, एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए जैसे कि आप किसी की कंडीशन नहीं जानते, तब आप क्या सॉल्यूशन देंगे, और अगर आपको उसकी एक्चुअल कंडीशन पता है तब आप उसको जो सॉल्यूशन देंगे, दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो यहां पर अगर स्थानीय जगह पर जो लोकल बॉडीज है वो ज्यादा तरीके से, ज्यादा ठीक तरीके से एग्जामिन कर पाती है कि हमें पहले शिक्षा नहीं, हमें पहले हेल्थ चाहिए, हमें पहले लोगों के लिए अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, वह इसकी बात कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई कि हमें डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट की जो जरूरत है वह होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और बातें। अच्छा, साइड हो रही हूं तब जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से और बना लो साथ साथ में, ज्यादा अच्छे से समझ में आता, आप जुड़ाव महसूस करेंगे अगर आप साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो बच्चों एटलीस्ट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें हमारे यहाँ कि सफिशिएंट नहीं था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वह हमारे यहाँ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर थी, बल्कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हमें इस तरह की लोकल बॉडीज हो। ठीक है, और साथ ही साथ देखो कि ये जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल जो अफेयर्स हैं, इसको देखने के लिए लोकल बॉडीज क्यों चाहिए बच्चों, हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, लोकल लेवल पे चाहिए, ताकि वह जो लोकल अफेयर्स हैं उसको ठीक तरीके से सुलझा सके। ठीक है, याद रखना कि इसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इसे संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वह कब दिया गया था, 1993। ठीक है, और लोकल बॉडीज किसको कहा जाता है, जो हमारे यहाँ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्न बॉडीज है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं। बेसिकली बच्चों ये काम क्या करती हैं कि हमें दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं आती हैं उसको सुलझाने में बेहतर तरीके से ये काम करती हैं। तो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है इसके सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। ये डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ की, जीवन की, दिनचर्याओं की, है ना, उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे अपने उस स्थान में। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, फॉर एग्जांपल वहाँ सड़क या फिर जो स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके के जो प्रयास है वह लोकल अफेयर्स में आएंगे, और इसके लिए सेंट्रल या स्टेट प्रयास नहीं कर रही है, इसके लिए जो लोकल बॉडीज है ये प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो एक डेमोक्रेसी में अगर हम ये कहें कि आपको मीनिंगफुल अगर पार्टिसिपेशन करना है तो एटलीस्ट बच्चों एक अर्थपूर्ण भागीदारी तभी हो सकती है, मीनिंगफुल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, तो अब इसके लिए आपको लोकल जो बॉडीज हैं
इन्हें अथॉरिटी देनी होगी लोकल अफेयर्स को ठीक करने के लिए। तो यही एक सार्थक भागीदारी हो सकती है, पर्पसफुली एक्टिविटी जो है वह करवाई जाए। इसके अलावा देखो बच्चों कि जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसा क्या था कि हमने जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस वक्त आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे? क्या उस वक्त जरूरत महसूस नहीं हुई थी? एग्जैक्टली। और उस वक्त ऐसा लगता था कि अगर अभी से, जब देश पार्टीशन जो है वह हो चुका था, ठीक है, देश का बंटवारा हो चुका था, तब ऐसे में ये फीलिंग्स आ रही थी कि अभी जो हमारे गांव है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अभी हमारे जो गांव है वह जाति पाति एंड फूट का शिकार है। ऑलरेडी यहां पर इस तरीके का माहौल है। और अगर आप ये सोचो कि मान लीजिए कोई बिगड़ा या फिर कोई नालायक है, उसको आप ऐसे उत्तरदायित्व, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो जो कि बाकी लोगों के लिए भी वो खतरनाक हो सकती है ना। तो यहां पर जरूरत होती है ना कि आप अगर राइट्स दे रहे हैं तो सही लोगों को दें। तो बच्चों उस वक्त अगर हम जेएल नेहरू की बात करें तो उनका यह मानना था कि अभी हमारे जो गांव है वह तैयार नहीं है इस तरह की जिम्मेदारियों के लिए, ठीक है। और जब अगर हमें भी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है, हमें अखंडता को मजबूत बनाना है, और ऐसे में अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अगर हम स्थानीयकरण कर देंगे, लोकलिज्म कर देंगे, तब ऐसे में हमारी जो एकता है वह प्रभावित हो गई। तो इस वजह से बच्चों जिस वक्त संविधान लागू हुआ, हमने स्वतंत्रता के समय इसकी जरूरत को नहीं समझा कि जो ये लोकल बॉडीज हैं हम उसको उस वक्त हम ये कहें कि उसको एक ऑटोनोमस संस्था बना सके, है ना, या फिर हम उसको उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं वे बना सके। क्योंकि देखो जाति के आधार पर जो कई फैसले, देखो ग्राम पंचायतों के, आज भी आप खाप पंचायतें, ग्राम पंचायत, उनके फैसले देखो बड़े अटपटे से लगेंगे कि किसी ने चोरी की या फिर किसी ने कोई और किया, कुछ और काम किया तो उसको कैसी कैसी सजाएं दी। और अगर हम शुरुआत में इस चीज को कर देते तो क्या आज हम जितने सक्सेस है बाकी चीजों में उतने हो पाते? तो क्या हम उस लेवल पर नहीं चल रहे? जो गांव ग्राम पंचायतें मान लो आज फैसला कर दे वह सही नहीं है, नैतिक नहीं है, फिर भी वो फैसला कर दे और उसको हमने अथॉरिटी दे रखी है कि ठीक है, ऐसे में तो अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। तो जब तक अगर हमारी ग्राम पंचायतें परिपक्व नहीं हुई थी, है, जब तक लोग इतने अवेयर नहीं हुए थे कि वह सही डिसीजन ले पाए, एक पूरा फ्रेमवर्क ही नहीं था कि हम किस तरीके से चीजों को लागू करेंगे, तब रुक गए। ठीक है, बाद में करेंगे। कुछ कुछ कमेटीज बनती हैं, बार बार वो एग्जामिन करती है, रिव्यू करती है कि अभी हमारे यहाँ के जो पंचायत है या फिर लोकल लेवल की हम बात करें, अभी वो कितने ज्यादा सही हैं, अपने डिसीजन लेने में कितने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या लोगों की लिटरेसी है। फिर उसके बाद चीजें ठीक की गई। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ की बात हो गई। चलो हमको इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अच्छा, लिखने के पहले एक बात और बताओ, वेयर वाज द मेंशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट? कहां पर जो है वह लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है? ठीक है, एक तो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यहां मैं स्टार लगा देती हूं क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऐसा नहीं है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी तब तक कोई संस्था थी ही नहीं जो काम कर रही थी लोकल लेवल पर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वह एक ऐसी पहली संस्था मानी जाती है जो कि ठीक तरीके से वर्क कर रही थी और इसका मेन उद्देश्य था चीजों को डेमोक्रेटाइज करना, और वो भी एक लोकल लेवल पे। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम ये कहें कि इसमें मेंशन है पंचायत तो गलत होगा, क्योंकि लोकल अफेयर्स की बात 1919 में की गई, 1935 इन दोनों में की गई। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो अब कुछ बातें और कि आखिर किस तरीके से जो है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, चलो समझते हैं। तो जो मैंने आपको भी मेन पॉइंट्स बताए उसको हम लिखते हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता की बात करें, अच्छा देखो वैसे बहुत शुरू, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, बहुत ही ज्यादा जो अर्लीस्ट टाइम है, ठीक है, तो इसमें बच्चों आपने सभा समितियां तो बहुत पहले सुनी होंगी, वैदिक काल के समय। तो इस समय भी बच्चों, प्राचीन समय में जो सभा हुआ करती थी ना, ये जो सभा है, ठीक है, ये सॉल्व करती थी जो लोकल अफेयर्स थे। लेकिन याद रखना कि धीरे धीरे यही जो सभा थी ना वो कन्वर्ट हो गई पंचायतों में। यही जो सभा थी ना वो फिर क्या हो गई, कन्वर्टेड हो गई किसमें, पंचायत बॉडी में। यही जो है वह पंचायत में कन्वर्ट हो गई। और ये जो पंचायत है इसका मेन काम क्या होगा,
resolve issues at the village level, at the गांव के स्तर पर, है ना, विलेज लेवल पर जो लोकल अफेयर्स थे उसको रिसॉल्व करना, ये जो है वह पंचायतों का काम हो गया। अब लेकिन देखो कि अगर ये तो पुराने समय की बात हो गई, अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न टाइम है, ठीक है, वहां पर कैसे ये जो शुरुआत है वह होती है, तो बच्चों मॉडर्न टाइम में देखो आप सभी को पता होगा स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट के फादर किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर आधुनिक काल की बात करें, तो आधुनिक समय में जो ये व्यवस्थाएं शुरू होती हैं, स्पेशली आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन ने इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जो है वह 1882 से अस्तित्व में आते हैं। लोकल जो गवर्नमेंट है 1882, एंड यहाँ पर लॉर्ड रिपन का नाम आता है, ठीक है, एंड लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वह कहा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखो बच्चों कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो संस्था बनाई गई थी उसको मुकामी बोर्ड कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, उसका मेन नाम था मुकामी बोर्ड हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको लिख दो, इसके द्वारा जो बोर्ड बनाया गया था वह लोकल बोर्ड कहा जाता, और बेसिकली इसका जो मेन काम था वह यही था कि इस तरह के इश्यूज जो कि लोकल लेवल पर उठ रहे हैं उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर देखो अब इसके बाद इसके आगे की जो समय हुआ, तो समय के साथ साथ जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे, भारत शासन अधिनियम, चाहे आपका 1919 हो या फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इन दोनों ही जो एक्ट्स थे बच्चों, इसमें बात की गई थी किसकी, लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके अलावा देखो महात्मा गांधी का क्या कहना, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, अच्छा ये बताओ कि हमारे डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो कि गांधीवादी है, लेकिन वो गांधीवादी आर्टिकल है और वो बात करता है किसकी, पंचायतों की, आर्टिकल 40। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था बच्चों कि अगर हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, और इसका एक अच्छा साधन है पंचायतें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इसका एक अच्छा माध्यम क्या है बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और जरूरत है इसके लिए कि अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंथन करें, आप मजबूत बनाए विलेजेस को। ठीक है, विलेजेस पंचायतें, तो आप इनको मजबूत बनाएं। तो यहाँ पर गांधी जी का क्या कहना है, स्थानीय जो स्वशासन है उसको ज्यादा मजबूती दे, उसके लिए ज्यादा आप कार्य करें। ठीक है, ताकि जो आपके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है उसको एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, तो देखो शुरुआत में हम ये कहेंगे कि संविधान में तो जब चीजें शामिल हुई तब शामिल हुई, लेकिन उसके पहले कहाँ कहाँ प्रावधान किए गए, तो शुरुआत के समय में तो भाई सभा हुआ करती थी, और जो सभा बाद में पंचायत बन गई, और ये जो पंचायत है वह काम करने लगी स्थानीय मुद्दों को हल करने का। बाद में हमने देखा कि भाई मुकामी बोर्ड बनने लगे। देखो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अगर कोई बच्चा वनडे टाइप के एग्जाम देता है, या फिर बच्चों पीसीएस में भी आप देखेंगे किस तरीके के वर्ड पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि लॉर्ड रिपन जो है वह स्थानीय स्वशासन का पिता, या फिर हम इसे लोकल जो गवर्नेंस है उसका फादर कह रहे हैं, तो हमें ये बात तो जाननी चाहिए ना कि इसके द्वारा जो व्यवस्था की गई थी एग्जैक्ट वो टर्म क्या था। सो मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड, और लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, इसके द्वारा शुरुआत की गई 1882 में। अब फिर हमने, और अगर हम बात करें तो 1935 का जो एक्ट था बच्चों, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि लोकल गवर्नमेंट जो है वह उनको बनाया जाए ताकि लोकल अफेयर्स को वह सुलझा सके। और यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि एक लोकतंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर का, तो इससे इसका सबसे अच्छा साधन है कि आप स्ट्रेंथन करें विलेज को, पंचायतों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। क्लियर है? चलो अब ये एक और जो पॉइंट है वह हम देखते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो।
Consider the following statement about growth of local government in India. When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to state. ठीक है, जब संविधान तैयार किया था उस वक्त भी स्थानीय सरकारों की जो बात है वह की गई थी, लेकिन स्थानीय सरकार के जो विषय है बच्चों वह राज्यों को सौंप दिए गए थे। ठीक है, स्थान किसी भी पर्टिकुलर स्थानीय जो विषय थे, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, तो इन सभी विषयों को राज्यों को सौंप दिया गया था जब हमारा संविधान तैयार हुआ था। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। इट वॉज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि जब डीपीएसपी की हम बात करते हैं, इसका उल्लेख नीति के निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है जो सभी सरकारों के लिए निर्देश का काम करते हैं। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको भले ही अगर ये जस्टिशिएबल नहीं है, इसको ये न्याय योग्य नहीं है, हम अगर अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको इन्फोर्स कराने की जो डिमांड है वह नहीं कर सकते, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए एज अ गाइडलाइंस जो है वह काम करती हैं। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी वर क्रिएटेड आफ्टर 1882 बाय लॉर्ड रिपन। सही है क्या ये? डेफिनेटली। ठीक है, आंसर बताने की जरूरत है। चलिए अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने बात की कि ठीक है भाई, जरूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वह जरूरी है, और क्यों, किसने, कैसे जोर देकर कहा है, बाकी सारे वो भी ठीक हैं। लेकिन जब संविधान बना तो हमें उस चीज की जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई आखिर? इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एटिकेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पीछे क्या रीजन था कि अगर हमने बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको वो अटेंशन नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जो कि आज दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इसको बॉडी बना के, उस वक्त ऐसी क्या कंडीशंस थी? तो जो पहले हमने बातें की थी वही सारी इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब संविधान बना था, ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, तो यहां पर देखो शुरुआत में हुआ क्या था बच्चों? पार्टीशन हुआ था। ठीक है, और पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लाइनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर उस वक्त हमें बहुत जरूरी था कि देश जो है वह कई और भागों में ना बट जाए, इसके लिए हमें एक मजबूत केंद्र, हमें एक तरीके से यूनिटरी संघात्मक व्यवस्था और मजबूत केंद्र की जो बात है वह करनी थी। हमें बहुत ज्यादा जो अधिकार है वह हम राज्यों को और बाकी सबको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब चूंकि जब तक एक साथ बंधे हुए नहीं है और अगर उनको अधिकार दे दिए गए तब तो वह भागेंगे इधर उधर। तो यहां पर क्या किया कि बच्चों एक यूनिटरी इंक्लाइनेशन के लिए हमने इस चीज को रोका। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज द थ्रेट ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। हमारी एकता और हमारी जो यूनिटी है उसमें अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से, अति तरीके से, ज्यादा तरीके से अगर हम लोकलाइज करते हैं, अति स्थानीयकरण वर्ड होगा इसके लिए, है ना, कि हमारे लिए अति स्थानीयकरण जो है वह हमारी एकता का बाधक हो सकता था, हमारी इंटीग्रिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सेकेंडली, देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विच फेल्ट। इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या महसूस हुआ कि अगर हम ये कहें कि दैट द फैक्शन, ठीक है, जो फूट है एंड द कास्ट रिडन की जो जाति पाति है, ठीक है, जाति पाति जो है वो इतनी ज्यादा हमारे सोसाइटी में घुसी हुई है कि अगर आप इस चीज को, क्योंकि हमारी रूरल जो सोसाइटी है ना बच्चों, उसका ये हिस्सा था, रूरल सोसाइटी का ये नेचर था, तो अगर आप इस, और आप ऊपर से आप जो जाति पाति मान रहा है उसको बता दो कि ठीक है आपके पास अधिकार है ये सारे लोकल चीजों को ठीक करने का, तब वो क्या करेगा? जाति पाति के आधार पर काम करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इनका जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक पवित्र एक पर्पस, उद्देश्य था लोकल गवर्नमेंट का, रूरल लेवल का, वो उस वक्त पॉसिबल नहीं था, है ना, उस वक्त पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहां पर जन भागीदारी की अगर हम बात करें, पीपल पार्टिसिपेशन की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बात मतलब किसी ने भी उसकी बात नहीं काटी थी। सबको ये लग रहा था कि ठीक है भाई ये तो मुद्दा होना ही चाहिए, हमने अगर लोकतंत्र को अपनाया है तो हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन रखना है, लोकल बॉडीज में भी रखना है, लोकल अफेयर्स में भी वहां के जो लोग उनके लिए रखना है। तो तरीका था उसका, है ना, उनको उतनी ऑटोनॉमी कुछ अन्य माध्यम से दी गई थी, या राज्य जो है वह अन्य माध्यम से देते थे, बट हमने डायरेक्टली इस काम को नहीं किया बिकॉज ऑफ हमें लगता ही नहीं था कि हमारे जो गांव और नगर है वे इतने सशक्त हो चुके हैं। चलो अब हम देखते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द, देखो कभी भी इस तरीके के जो ब्लॉक आए वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना,
ये महात्मा गांधी का कोट है, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत की अगर हम आजादी की बात करें तो ये आजादी शुरू होनी चाहिए सबसे निचले स्तर पर, यानी गांव से। और इसलिए वह गांव पंचायतों की बात करते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ इंडिया, है ना। और इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, नीचे से इसकी जो शुरुआत है वह होना चाहिए। दस एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक, एक गांव जो है वह भी क्या होगा, गणराज्य होगा। इट फॉलो देयरफॉर एवरी विलेज हैज टू सेल्फ सस्टेन एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स अफेयर्स। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि हर एक जो गांव है और वह आत्मनिर्भर हो और अपने फैसले जो है वह खुद निपटाने में काबिल होना चाहिए। और यहाँ पर एक ऐसा पिरामिड बनाने की उन्होंने बात कही, अपेक सस्टेन बाय द बॉटम, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी तो हमने बात की कि भाई जो भारत में स्थानीय शासन का विकास हुआ उसके बारे में चर्चा कर ली। और अगर हमने अपने संविधान में शुरुआत में ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं कहा, उसके पीछे क्या रीजन था, तो नेहरू और अंबेडकर के हमने एक एक जो कोट है वह देख ली। अब हम बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, और इसके विकास को समझने के लिए हमें केवल दो जो बातें हैं उसको समझनी है, एक तो 73rd और 74 अमेंडमेंट, ठीक है। यही से हमें जो शुरुआत है वह करनी है। लेकिन इसके पहले देखो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है 1952, हालांकि इसकी जो शुरुआत है वह बहुत पहले से थी, कोई ना कोई लोकल बॉडीज थी बच्चों, है ना, लेकिन उसको उतने अधिकार नहीं थे, उसको उतना अथॉरिटी जो है वह नहीं थी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ही कुछ ऐसी सभा समितियां टाइप की जो चीजें हैं वह चलती रही ताकि वह अपने लोकल अफेयर्स को निपटा सके, ठीक है। और साथ ही देखो लोगों का जो उसमें डेवलपमेंट, लोगों का जो उसमें एक पार्टिसिपेशन है वह भी बना रहा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, विच वन कमेटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। किसने ये कहा था कि जो संवैधानिक स्थिति है इसकी सुनिश्चित की जाए? पी.के. थुंगन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, या फिर ए एंड बी बोथ। किसके द्वारा ये कहा गया था? ऑप्शन नंबर पी.के. थुंगन, ठीक है। चलो याद रखना इस बात को। तो अब हम लोकल गवर्नमेंट की पहले बात करें, फिर हम 73rd एंड 74 अमेंडमेंट की बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट देखो, अच्छा ये बताओ कि कुछ कमेटियां बनी थी, पहले हम क्या उन कमेटीज को लिख लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बलवंत राय कमेटी थी। अब देखो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, क्वेश्चन के साथ साथ होमवर्क में मिलेगा। और ये जो कमेटी है बच्चों 1957, क्वेश्चन और होमवर्क दोनों है इस चीज में। अशोक मेहता कमेटी 1977, अशोक मेहता, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लिख लो इसको। जी.वी.के. राव कमेटी बनी थी, जी.वी.के. राव कमेटी, ठीक है। और ये जो कमेटी है 1985 एंड एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, एल.एम. सिंघवी जो कमेटी है 1986, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, क्वेश्चन आया था कि इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी कमेटी आई थी? बलवंत राय मेहता, फिर अशोक, फिर जी.वी.के. राव एंड फिर सिंघवी समिति। तो ये 4 कमेटियां हो गई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी कमेटी आई थी? सबसे फर्स्ट बलवंत राय, ठीक है। सेकंड जो कमेटी आपकी 77 में अशोक मेहता, फिर आपकी जी.वी.के. राव, थर्ड एंड फिर आपका 4 है। अब देखो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखो अब आपको मिलेगा होमवर्क, और आपका होमवर्क है कि ये जो आपकी कमेटीज है ना, इनने क्या क्या रिकमेंडेशन किया था उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। किसके द्वारा कौन सा रिकमेंडेशन किया था बच्चों, उसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। कर लेंगे ये होमवर्क? चलिए वेरी गुड, है ना, सुन लिया मैंने, आपने हाँ बोला है। अब आगे देखो बच्चों
कि जब हम 1952 की बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था बच्चों पीपल पार्टिसिपेशन जो है इसको प्रमोट करना, प्रमोट लोगों की भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये इसका ऑब्जेक्टिव। आगे देखो 1960 की अगर हम बात करें, 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र, ठीक है, एंड जो गुजरात है, इन्होंने अपने यहाँ कुछ ऑलरेडी जो लोकल अफेयर्स बॉडीज हैं, ठीक है, उसको बना रखा था। लोकल बॉडीज थे यहाँ पर अवेलेबल थे, अडॉप्ट इन्होंने कर रखा था, इस सिस्टम को अडॉप्टेड कर रखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो ये इलेक्टेड भी थे, इसको चुनाव भी हो जाता था, ठीक है, इलेक्शन भी होता था, लेकिन बच्चों इनके पास उस वक्त ना तो किसी भी तरह का कोई फंड था, ना तो पावर था, ना तो कोई फंड था, ना ही इनके पास कोई ऑटोनॉमी थी, ना ही इनके पास कोई पावर था, और ये स्टेट पर ही और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते थे। ये स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उस पर डिपेंड रहते थे। अब आगे देखो 2-3 पॉइंट हम और पढ़ते हैं, ठीक है, फिर से लिख देती हूँ उसको कि 1960 में महाराष्ट्र एंड जो गुजरात है, यहाँ पर कुछ ऐसा जो मॉडल है, लोकल बॉडीज है, इसको एज अ इलेक्टेड और इसको शुरू किया गया था, लेकिन इसके पास फंड वाली भी प्रॉब्लम थी, फंड भी नहीं था प्रॉपर, और इसके पास प्रॉपर जो पावर है वह नहीं था। और ये किस पर डिपेंडेंट थी ये बॉडीज? इनकी जो डिपेंडेंसी थी बच्चों, ये थी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो अब देखो कि 1987 के बाद 86 तक ये कमेटीज हो गई। अब देखो बच्चों, अगर हम 1987 की बात करें, 1987 के बाद प्रॉपर तरीके से जो है इसका रिव्यू किया गया, एक पुनरावलोकन किया गया कि क्या अब हमारे जो लोकल बॉडीज हैं वे इतने सक्षम है कि अब हमें इनको स्वायत्तता और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन है वह फाइनली कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आफ्टर 1987 रिव्यू होता है, रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वॉज इनिशिएटिव। और यहाँ पर ये बात समझ में आती है और कि 1989 में आती है अब पीके थुंगन कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और बच्चों इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें शामिल था कि ये जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ना, सबसे पहली बात है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो है वह दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन की बात की थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड इसके बाद कहा कि भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इनके पास फंड होना चाहिए, प्रॉपर जो है इनके पास पावर होने चाहिए ताकि ये अपने मुद्दों को ठीक तरीके से सुलझा सके। तो ये था पीके थुंगन कमेटी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये 4-5 बातें लोकल गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वह की गई, ठीक है। तो आपका एक और पोर्शन बचा है लास्ट, 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है, 73rd एंड 74th। चलो पहले क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। चलो अच्छा, ये वाला ये याद रखना, ये इसका हिंदी अनुवाद नहीं है। 73rd देखो बहुत इजी है, इसमें हिंदी अनुवाद की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों। 73rd जो अमेंडमेंट है ये जो आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट है इससे संबंधित था। 74 जो आपका अमेंडमेंट है इसमें प्रोविजन किया गया था अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है, ये आपका ग्रामीण शासन से संबंधित था, ग्रामीण शासन से 73rd।
और जो 74 है ये आपका अर्बन से संबंधित था, शहरी स्थानीय निकाय से। एंड 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है वह लागू हुए 1993 में। ठीक है, ये कब लागू हुए, इसको इन्फोर्स कराना, लागू तिथि जो है वह लिखी हुई है यहाँ पर, कब ये लागू हुए, सो 1993। ठीक है, आपको बताना है सही इसमें कौन सा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं 73 और 74वां संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। संविधान संशोधन, सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि जब हम यहाँ पर पहले हम 73वां संविधान संशोधन इसको निपटाते हैं। ठीक है, 73rd की बात करते हैं। 73rd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था, ठीक है, हम इसको पहले समझते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लो। ठीक है, वो पॉइंट है इसमें कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका पार्ट 9 है इसको जोड़ा गया, इसको ऐड किया गया पार्ट 9। ठीक है, और साथ में इसके 11 जो शेड्यूल है ये जोड़ा गया, 11 शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक इसी तरह से जब हम 74th की बात करेंगे तो 74 में आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ अगर 11 अनुसूची जोड़ी गई तो यहाँ पर जो 12th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया, 12th शेड्यूल को किसमें, 74 वाले में। ठीक है, इसके अलावा इसमें बच्चों 29 ऐसे फंक्शंस हैं, 29 ऐसे कार्य हैं। ठीक है, 73rd में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो लिखना भूल ही गई कि 73rd जो है ये आपके किससे संबंधित था, ग्रामीण शासन से संबंधित था। ये जो है आपका जो रूरल एरिया था इससे संबंधित था, है ना, इसके लिए लोकल बॉडीज। और जब हम 74 की बात करेंगे तो ये शहरी निकाय से संबंधित था, ये अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित था। क्लियर। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, आर्टिकल 243 से लेकर 243O, ठीक है, ओ लिखा हुआ है, हिंदी वाले देख लेना कि क्या लिखा हुआ है उसमें, क ख ग करके। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई थी 73rd अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, और इसके कुछ ऐसे फीचर्स थे, इसकी कुछ विशेषताएं निर्धारित कर दी गई थी। जैसे कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम आगे समझेंगे। जैसे कि ग्राम सभा, और यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो ग्राम सभा हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा जो है वह क्या होगी कि जो भी उस क्षेत्र में लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उसमें जो भी 18+ जो व्यक्ति है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर ग्राम सभा इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, इसकी जो त्रिस्तरीय संरचना है, 3 टायर, अभी आगे बताऊंगी ये 3 टायर सिस्टम होता क्या है, 3 टायर सिस्टम या स्ट्रक्चर लिख लो। इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट है इसमें कि जो इलेक्शंस है मेंबर्स के वह किए जाते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन, तो अध्यक्ष है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो जो आपका ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, किस किस लेवल पर जो इनके चेयरपर्सन उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये हो गया। इसके अलावा देखो रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन, ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है, रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वुमेन। कितना रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, स्पेशली 1/3, ठीक है, और 1/3 ना केवल मेंबर सीट पे वरन जो अध्यक्ष वाले पद होते हैं उस पे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो है,
कितना होगा पंचायतों का कार्यकाल, ये भी होगा 5 ईयर। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर 5 साल के पहले पंचायतों को भंग कर दिया जाता है तब सरकार पर यह दायित्व है कि वह इतने समय में, क्वेश्चन पूछना है इसलिए वो आपको टाइम नहीं बताऊंगी, इतने समय में फिर से जो इलेक्शन है वह करवा ले। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, एक तो है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये जो पद है इसका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि ये पंचायतों के चुनाव के लिए, लोकल अफेयर्स के चुनाव के लिए, केवल पंचायतों नहीं, ठीक है, कि याद रखना ये जो अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो इसका मेन काम यही है कि जो लोकल बॉडीज है जिसमें पंचायत नगर पालिका दोनों आ रहे हैं, तो 73, 74 दोनों अमेंडमेंट की बॉडीज हो गई। और एक फाइनेंस कमीशन होगा, स्टेट फाइनेंस, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो बच्चों देखो कि ये इसके जो है वह कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर्स हो गए जो कि इसमें होंगे ही। अब देखो यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे ग्राम सभा जो है इसके कौन कौन मेंबर बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए। 3 टायर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें जो चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, 3 टायर सिस्टम क्या है और उसमें जो मेंबर्स है और मेंबर्स के अलावा जो इसमें चेयरपर्सन है या फिर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव क्या तीनों ही स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट रूप से होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन आरक्षण की बात पूछी गई थी कि क्या वुमेन्स का जो आरक्षण है, वुमेन्स महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है 1/3, 1/3, क्या ये केवल मेंबर्स की पोजीशन पर ही होता है या फिर चेयरपर्सन पर भी इनको। ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन में देखा कि भाई सामान्यतः जो है 5 ईयर होगा, लेकिन इसके पहले भी इसको भंग किया जा सकता है और अगर इसको भंग कर दिया गया तब स्टेट का यह उत्तरदायित्व है कि वह इतने समय में, कितने समय में, वो क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, इन दोनों का जन्म ही, इन दोनों संस्थाओं का जन्म ही इसलिए हुआ, इनका उद्भव ही इसलिए हुआ, शुरुआत ही इसलिए हुई बच्चों, ताकि ये जो लोकल बॉडीज हैं इनके लिए ज्यादा पावर स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। चलो अब जल्दी से साइड हुई हो, आप सभी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। 73 एंड 74 अमेंडमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। All the 3 level of Panchayati Raj institutions are elected directly by the people. The term of each Panchayat body is 5 years. If the state government dissolve the Panchayat before the end of its 5-year term, fresh elections must be held within 3 months of such dissolution. ठीक है, फर्स्ट क्या है कि 3 लेवल की जो पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं ये डायरेक्टली, इसके जो मेंबर्स हैं वह डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे बाय इसके जो यहाँ पर जो लोग होंगे, ठीक है, इसके मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। द टर्म ऑफ इस पंचायत इज 5 ईयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने जाना था कि इसका जो टर्म है वह 5 ईयर होगा। और लेकिन अगर यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको अगर किसी कारण से डिसॉल्व कर दे, ठीक है, अब देखो डिसॉल्व क्यों कर सकती है ये भी एक बात हो गई, जो डिसॉल्व है वह क्यों कर सकती है, इसके पीछे रीजन क्या है ये आप पता करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं ये आपका होमवर्क हो गया, सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकते ना, है ना, कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ना होगा ताकि आप एटलीस्ट एक बार जो है वह सर्च जरूर करें, इसको एक बार किताब जरूर खोले इसके लिए। तो यहाँ पर बच्चों अगर 5 मंथ के पहले हो गया तो याद रखना कि इसको विदिन 6 मंथ जो है आपको इसमें दोबारा जो चुनाव है वह कराने होंगे। आपको इसके बाद जल्दी से जो है फ्रेश इलेक्शंस हैं ये आपको कराने होंगे विदिन 6 मंथ, नॉट 3 मंथ्स। यहाँ 3 लिखा है, याद रखना 6 मंथ्स है। तो थर्ड जो है वह रॉन्ग हो गया चूंकि करेक्ट पूछा था, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखो, अब कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं स्पेशली कि जब हम लास्ट ही पीपीटी है, इसके बाद आपको बस सारी चीजें क्वेश्चन से समझनी है। जो 73rd आपका अमेंडमेंट है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन करता है। तो सबसे पहला जो इसमें है बच्चों, सबसे फर्स्ट 3 टायर स्ट्रक्चर,
त्रिस्तरीय संरचना। और इस 3 टायर में क्या क्या है कि अगर हम शुरुआत सबसे फर्स्ट तो देखो 73rd की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, ग्रामीण की, है ना, जो आपका रूरल एरिया है, ग्रामीण जो शासन है। समझ में आ रहा है, ज्यादा छोटा फॉन्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसकी बात हो रही है। तो 3 टायर में सबसे पहले देखो, सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद होगा मंडल पंचायत। सबसे पहला स्तर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को भागीदारी का पहला स्तर कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत बेस लेवल पर होगा। फिर जब हम मध्यवर्ती स्तर पर बात करेंगे कि जो मीडिएटरी यहाँ पर लेवल है, ठीक है, यहाँ पर होगा बच्चों ब्लॉक लेवल कह सकते हैं इसको, तो कहीं कहीं तालुका लेवल कह सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल इसको कह सकते हैं। मंडल पंचायत ज्यादा आप सुनते हैं, मंडल पंचायत, ये भी यहाँ पर मध्य स्तर भी है, मध्य स्तर ही है मंडल पंचायत, ठीक है। ये ब्लॉक या तालुका लेवल पर होगी। अब देखो सबसे ऊपर जो अपेक्स लेवल है, सबसे जो सर्वोच्च लेवल है, वह क्या होगा, जिला पंचायत। इनकी ड्यूटीज क्या है, वो सारी चीजें आपके होमवर्क हो गए। तो 3 टायर यहां पर हमने स्ट्रक्चर की बात कर दी, त्रिस्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय संरचना। अब देखो नेक्स्ट है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको यही बता देती हूँ, ठीक है। वो ये है बच्चों कि देखो अगर ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों के अगर चेयरपर्सन चुने जाते हैं, चुने जाने हैं, अध्यक्ष चुने जाने, तब वह कैसे चुने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि केवल और केवल ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन है वह कैसे इलेक्ट किया जाएगा, तो ये 1, 2 और 3। तो केवल जो 1 है ना, इसे डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा, इसे जो है वह डायरेक्टली इलेक्टेड होगा चेयरपर्सन फर्स्ट लेवल का। जो सेकंड और थर्ड लेवल के जो चेयरपर्सन है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इसको इलेक्ट किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ। समझ गए आप सभी स्टार का मतलब क्या है, कि यूपीएससी ने इस बात को पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे 73 अमेंडमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा होमवर्क मैंने आपको क्या दिया कि इनके कार्य जो है वह क्या है, ये आपका होमवर्क हो गया। सेकंड है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर इलेक्शंस की बात करें, जो आप क्वेश्चन में भी देख चुके हैं इलेक्शंस, तो बेसिकली आपको पता है कि तीनों ही टायर के जो इलेक्शंस है वह कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे। इलेक्शन जो है वह तो भैया डायरेक्ट ही होंगे, डायरेक्ट लोग जो है वह इलेक्टेड करेंगे, अपने मेंबर्स को चुनेंगे, और यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होंगे, ठीक है। अगर हम 5 ईयर की बात करें, हर 5 साल में चुनाव होंगे। लेकिन बच्चों अब देखो, अब यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट था कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वह लोकल गवर्नमेंट को या ग्राम पंचायतों को भंग नहीं कर सकता, तो वो गलत हो गया, भंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 ईयर के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन बच्चों डिसॉल्व के बाद याद रखना कि आपको विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ जो है आपको फिर से री इलेक्शंस हम कहे, फिर से आपको जो इलेक्शंस हैं वह करवाने होंगे, ऐसी बाध्यता है। इससे ज्यादा जो समय है वह नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जब तक 73 अमेंडमेंट नहीं हुआ था ना, तब तक ये जो इलेक्शंस है ना वह इनडायरेक्टली होते थे। इलेक्शंस तो होते थे, जो सभा समितियां टाइप की चीजें थी और उनके इलेक्शंस होते थे, बट वो इनडायरेक्ट होते थे। 73rd और 74th के बाद ये जो लोकल बॉडीज है, इनके जो इलेक्शंस है वे डायरेक्ट होने लगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका रिजर्वेशन, आरक्षण, कि क्या इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो फॉर एससी, फॉर एसटी, यहां पर देखो आप देखेंगे कि सभी ऑल 3 लेवल्स, ऑल 3 लेवल्स, ठीक है, तीनों लेवल पर जो बात है वह की गई है। और इसमें कैसे आरक्षण दिया जाएगा, वही जनसंख्या के अनुपात में, proportion to their population, proportion to their population,
प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, है ना, यानी जनसंख्या के अनुपात में। और साथ ही याद रखना कि 1/3 एक तरह से जो सीट है ठीक है, 1/3 जो सीट है बच्चों, याद रखना कि ये जो है ये वुमेन्स के लिए होंगी, ये महिलाओं के लिए होंगी, वुमेन्स के लिए होंगी, महिलाओं के लिए। और ये जो रिजर्वेशन, इसकी खासियत ये है कि ये ना केवल मेंबर सीट के लिए होगा, बल्कि साथ साथ जो चेयरपर्सन होगा ना, मेंबर्स एंड साथ साथ मेंबर्स प्लस जो चेयरपर्सन होगा, इसमें भी रिजर्वेशन जो है वह दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बात और याद रखो कि देखो यहां पर ये हो सकता है कि जो SC ST के लिए सीट है वह किसी वुमेन के लिए आरक्षित हो, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि SC ST से तो वुमेन्स की सीट भी आ सकती है। तो एक सीट ऐसी हो सकती है जो कि SC ST से हो एंड वुमेन से भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट। अब आगे देखो कि 3 टायर की बात कर ली। अच्छा, अब ट्रांसफर की बात कर ले हम कि इसमें जो विषयों का हस्तांतरण है वह कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट्स की बात करें, विषयों का हस्तांतरण, ये भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये याद रखो कि इसे करेगा कौन, तो इसे स्टेट करेगा। और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों की जो पंचायतें हैं उन्हें अलग अलग तरीके के जो अधिकार है वे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट की बात हो गई। और याद रखना कि 29 जो सब्जेक्ट है, इसकी अभी एक लिस्ट देखेंगे। 29 जो सब्जेक्ट है ये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 11th शेड्यूल में ये सब्जेक्ट लिखे गए हैं। जो 11वीं अनुसूची है ना, उस पे इन सब्जेक्ट्स को 29 जो सब्जेक्ट है इसको लिखा गया है। स्टेट जो लेजिस्लेशन है, राज्यों की जो विधायिका है, वो इनको ट्रांसफर करेगा सब्जेक्ट, यानी कि से लोकल गवर्नमेंट बॉडी, और स्पेशली जब हम 73rd की बात करें तो जो ग्रामीण शासन है उसको, रूरल बॉडीज को। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों आर्टिकल 243G भी आप याद रखो। 243G ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टार बना देती हूँ। ठीक है, और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो स्टेट है उसको पावर अथॉरिटी है, स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेशन जो है, जो राज्य की विधायिका है, इसको पावर अथॉरिटी है कि यह जो रूरल जो बॉडीज हैं इनको क्या करेगा, सब्जेक्ट का ट्रांसफर करेगा, और अपने अनुसार करेगा जो उसे ठीक लगता है। सब्जेक्ट का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2 बातें और, जो कि आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, से भी इसी पर लिख देते हैं ताकि ज्यादा आपको सहूलियत हो नोट्स बनाने में। ठीक है, तो 2 और प्रोविजन इसमें, एक है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखो बच्चों अगर हम राज्य इस निर्वाचन आयोग की बात करें बेसिकली, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि ये ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस के अलावा ये इंडिपेंडेंट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके किसी भी तरीके से उसके नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करेंगे, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत, फॉर conducting elections to the पंचायत। ठीक है, याद रखना ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट। इसके अलावा देखो एक और जो पॉइंट है वो आपका बच रहा है, वो भी यही कहीं हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस पॉइंट में देखो बच्चों अब हमारा क्या छूटा है? फाइनेंस कमीशन। इलेक्शन तो हो गया, ठीक है, अब देखो यहां पर एक नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और मेन इसका मेन जो उद्देश्य है, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, राज्य वित्त आयोग को, और इसका जो समय होता है वह 5 ईयर होता है, और इसका मेन काम है
एग्जामिन करना फाइनेंशियल जो प्रोविजन है, एग्जामिन करना उन फाइनेंशियल पोजीशन को, है ना, फाइनल जो वित्तीय स्थिति है ना उसको एग्जामिन करना, किसकी, लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, रिव्यू करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना रेवेन्यू का कि वह ठीक तरीके से हो लोकल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर ये 4-5 बातें मुख्य रूप से हैं। चलो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। तो देखो जब हम 73rd अमेंडमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें है कि 3 टायर गवर्नमेंट होगा। 3 टायर्स में स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट लेवल पर होगा ग्राम पंचायत जिसके चेयरपर्सन को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा। सेकंड लेवल पर ब्लॉक या तालुका लेवल पर होगा मंडल पंचायत जिसके जो चेयरपर्सन की बात हो रही है, मेंबर्स की बात नहीं हो रही, मेंबर्स को तीनों ही स्टेज पर अगर हम देखें तो उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत एंड ब्लॉक तालुका लेवल मंडल पंचायत इन दोनों के जो चेयरपर्सन उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ये बात यूपीएससी ने पूछी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो कि इलेक्शन को लेकर है कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। 5 ईयर के लिए जो ग्राम पंचायत उसका चुनाव होगा, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जरूरत है कि और बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है कि स्टेट जो है विदिन 6 मंथ जो है इसके चुनाव दोबारा करा ले। फिर बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण SC ST एंड वुमेन्स को है। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट का आरक्षण है और ये जो आरक्षण है वह दिया जाता है तीनों स्तरों पर, जो उसका जनसंख्या का अनुपात है ना, उसके अनुपात में दिया जाता है, जनसंख्या के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर मेंबर्स एंड चेयरपर्सन दोनों के लेवल पर ही आरक्षण दिया जाता है। जब हम राज्यों के जो यहाँ पर राज्य जो है वह हस्तांतरण कर रहे हैं जिन विषयों का लोकल बॉडीज को, उसकी बात करते हैं तो ये मेंशन आर्टिकल 243G में है और इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है उसको पावर अथॉरिटी है कि वह रूरल जो बॉडीज है उनको सब्जेक्ट का ट्रांसफर करे, ठीक है। और लास्ट हमने 2 देखे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसका मेन काम है कैंडिडेट जो भी इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराना। और जब हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की कि जो 5 साल के लिए राज्यों के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा जिसका चुनाव होता है, गठन किया जाता है, इसका मेन काम है एग्जामिन करना फाइनेंशियल पोजीशन को। साथ ही यहाँ पर जब हम टैक्स की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना है स्टेट एंड लोकल बॉडीज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 73rd का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है आज की क्लास का। यहाँ के हर एक जगह से जो क्वेश्चन है बच्चों वह आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास को बहुत ध्यान से और कंटिन्यू पढ़ा करो। चलो अब हम चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। It is important to note these reservations apply not merely on ordinary members in पंचायत but also in position of chairperson and अध्यक्ष पद, ठीक है, कि अध्यक्ष पद जो है इनके लिए भी अलाउ होता है 3 लेवल पर रिजर्वेशन। फर्दर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन इज नॉट मेरिली इन द जनरल कैटेगरी ऑफ सीट बट ऑल्सो द SC ST सीट एंड बैकवर्ड सीट। बिल्कुल सही, केवल जनरल कैटेगरी से नहीं रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए बल्कि सभी सीट से होता है। दिस मीन दैट अ सीट मे बी रिजर्व simultaneously for a woman candidate and one belong to SC and ST। बिल्कुल सही बात है ये। तो इस तरीके से क्या आंसर समझ में आता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि ये हो सकता है कि एकदम समकालीन, मतलब एक ही समय में एक जो सीट है वह वुमेन के लिए SC ST एक साथ जो आरक्षित है वह कर दी जाए। चलिए, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट की जो हमारी बात है वह हो गई। तो बेसिकली हमने देखा कि 29 सब्जेक्ट्स जो है वह ट्रांसफर किए गए हैं और ये 29 सब्जेक्ट ये है, लेकिन यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि बच्चों जो आपकी 11th शेड्यूल है ना, 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 11वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची में उन विषयों की चर्चा की गई है जो राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों को, ठीक है, या ग्रामीण जो स्थानीय बॉडीज है उसको दिए गए। तो एग्रीकल्चर, कृषि, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, adult and non-formal education, library, cultural activity, market, health and sanitation, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of the weaker sections, है ना, and public distribution system। अच्छा, ये याद करो कि जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये इसका ट्रांसफर नहीं किया। अरे भाई बिल्कुल किया गया। गांव की स्थानीय संस्थाएं जो है वह देखेंगे नहीं रूरल एरियाज में कि जो पीडीएस है उसका वितरण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो उनके लिए लोकल अफेयर्स हो गया ना। तो यहाँ पर पीडीएस का वितरण ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को भी देखते हैं, ठीक है, क्लियर।
चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। साथ ही देखो, अब हम जब 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 74 अमेंडमेंट जो है उसके वैसे ही प्रोविजन है जैसे कि आपके 73rd के हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि 73rd में जहां पर आपका 11th शेड्यूल जुड़ा हुआ था, 74 में आपके लिए जो है वह 12th शेड्यूल का प्रावधान किया गया और उसमें ऐसे विषयों को लिखा गया जो कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसको ट्रांसफर किए जाने हैं, ठीक है। अर्बन लोकल जो बॉडीज है उसको ट्रांसफर किए जाने हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई। अच्छा, बेसिकली देखो कुछ 2-3 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट इसमें आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो कि अर्बन एरिया किसको कहा जाएगा, तो 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 जो आपका सेंसस जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा एरिया शहर कहा जाएगा जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन कितनी हो बच्चों, 5000 हो और एटलीस्ट 70% जो वहां पर पुरुष काम कर रहे हैं ना वह एंगेज हो किसमें, गैर कृषि कार्यों में। इसके अलावा जो जनसंख्या का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वह 400% हो पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये कुछ बातें हैं वह कही गई और अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंगली 31% इंडिया पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये शहरी क्षेत्रों में रह रही है, ऐसा 2011 की जनगणना का कहना है। अब देखो बच्चों कि बेसिकली जब हम 74 अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये जो 74 अमेंडमेंट है ये अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं और यहां पर भी 3 टायर को ही अपनाया गया है, ठीक है। अर्बन लोकल जो बॉडीज है इसकी बात करता है और 12th शेड्यूल की हमने पहले बात कर ली। तो बेसिकली बच्चों इसमें क्या करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर का एंड अथॉरिटीज का जो म्युनिसिपल बॉडीज है। और जब हम म्युनिसिपल बॉडीज की बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की हैं म्युनिसिपल बॉडीज। सबसे फर्स्ट है आपका नगर पंचायत, फिर आपका म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, और थर्ड है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इन तीनों ही स्तर पर जो मेंबर्स है इसके उनको डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी अर्बन लोकल बॉडीज की कुछ बातें हो। तो इस तरीके से हमने लोकल गवर्नमेंट को कंप्लीट किया। लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आपके रह रहे थे ना, चलो उसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पेसा एक्ट की यहाँ पर बात हो गई है, पूछी है मतलब आपसे पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें पंचायतों का विस्तार करना, ये पेसा एक्ट 1996 में आया। बेसिकली बच्चों हुआ क्या था कि जब हमने गांव और कुछ जो शहर है उसको लोकल बॉडीज की बात की थी तो ऐसे में कुछ ट्राइबल एरियाज भी थे और आप सोच सकते हो कि क्या कि जो ट्राइबल एरियाज है उसमें आप वैसी व्यवस्था जो है अप्लाई करें तो वो नहीं कर सकते थे आप। तो ऐसे में कुछ ऐसी जो पेसा एक्ट है 1996 इसमें पूछा गया है, इसका मेन आइडेंटिफाई उसका जो ऑब्जेक्ट है वह क्या था, 2013 का क्वेश्चन है। और पेसा एक्ट के बारे में इसके बाद भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, टू प्रोवाइड अ सेल्फ गवर्नेंस, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ठीक है। अच्छा नॉट आइडेंटिफाई पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज या टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, क्या होगा, इज नॉट आइडेंटिफाई एट इज एज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। तो बेसिकली ये उन ट्राइबल एरियाज के लिए था शुरुआत में जहां पर पंचायतों के जो प्रावधान है उन्हें लागू नहीं किया गया था। और बाद में ये जो प्रावधान है बच्चों आपको याद रखना है कि बेसिकली जो आपकी फिफ्थ आपकी शेड्यूल है पेसा एक्ट में, जो आपका 5th जो शेड्यूल है 5वीं अनुसूची में जिन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है उसमें विस्तार नहीं किया गया था पंचायतों के प्रावधानों का, लेकिन बाद में कुछ और ज्यादा ऑटोनोमस, कुछ और ज्यादा स्वशासन के साथ और भी ज्यादा पावर्स के साथ जो है उन एरियाज में इस ये जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है उसको अप्लाई किया गया, ठीक है, कि और भी ज्यादा जो स्वायत्तता है वह दे दो, क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्राइबल एरियाज है और ये बहुत जल्दी उस व्यवस्था में नहीं ढलेंगे जो आज हमारे आधुनिक गांव भी तो आधुनिक होते हैं ना। तो एक जंगल में जो व्यक्ति रह रहा है आप उसको कैसे एज इट इज आप उसी व्यवस्था को फॉलो करने के लिए कह सकते हैं, तो समय लगेगा उसके लिए। तो यहाँ पर इनको ज्यादा स्वशासन के लिए और पावर्स जो है वह बहुत ज्यादा दिए गए, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 में आया था क्वेश्चन, मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत।
पंचायतों के मेंबर के लिए आयु 25 होनी चाहिए या 21 ईयर होनी, 21, ठीक है। सो 25 ईयर गलत। A panchayat reconstituted after premature resolution continue only for the remainder period. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पर केवल दूसरा जो है वह करेक्ट था, ठीक है। अच्छा ये देखो कि अगर मान लो एक प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के बाद, ठीक है, अगर लोकसभा का जो लोकसभा नहीं, हम लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, और लोकल बॉडीज में अगर हम देखेंगे कि जो पंचायतें हैं अगर इसको भंग कर दिया जाता है, इसके बाद जो चुनाव होगा, तो क्या वो जो ग्रामीण उस वक्त जो लोकल बॉडीज बनी, क्या उसका भी ऑफिस जो उसका भी जो टर्म है वह 5 ईयर होगा? नहीं। जैसे मान लीजिए 2 साल के बाद अगर डिसोल्यूशन हुआ तो बाकी जो समय बचा हुआ है 3 ईयर, या फिर 3 साल के लिए, अगर 3 साल के बाद अगर ग्रामीण पंचायतों को भंग किया गया तो जो बचा हुआ 2 साल है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो जो आपने सरकार को चुना है ग्रामीण स्तर पर वो काम करेगी, ठीक है। तो अगला 5 साल नहीं होगा कि मान लीजिए जो अब नया चुना है उसको अगले फ्रेश 5 ईयर दे दिए जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए 2011 का है, ठीक है। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा 1992। इट एम एट प्रोमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमिटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये बात गलत हो जाती है इसमें, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ लिया, फाइनेंस कमीशन के भी बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं भी हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है इसको हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, 73rd में। तो जो चीज आपने नहीं पढ़ी बच्चों उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहा करो। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है वह क्या हो सकता है? एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने मेंस का क्वेश्चन देखा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो बच्चों के अच्छे आंसर्स होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी लास्ट जो क्लास है वह रह गई है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।